हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 के गणित का अध्याय 1 अध्ययन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इस चैप्टर में दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले मुख्य रूप से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें विभाज्यता के नियम से ये संबंधित है। इसमें कह रहा है कि यह साधारण भाषा में इसे कहे तो यह जो एल्गोरिथम है इसके अनुसार से एक धनात्मक पूर्णांक a किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उसका शेषफल r प्राप्त होता है। तो जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक यदि आपका a है, ठीक है ना, तो इसको हम b से विभाजित करते हैं, ठीक है ना, यहाँ b से इसको भाग देते हैं, तो यहाँ पर इसका शेषफल जो बचेगा r, ठीक है ना, शेषफल जो बचेगा r बचेगा, यह b से छोटा होगा और इसको हम q मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा देर के लिए। तो ये क्या होगा कि ये a बराबर हो जाएगा, a बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, b गुने a और b गुने q, a बराबर b गुने q प्लस r हो जाएगा, जहाँ पर r क्या होगा, ये b से छोटा होगा, इस b से r छोटा होगा, ठीक है ना। इस चीज को, इस बात को हम लोग 1.1 में समझने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, इस चैप्टर में हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग क्लास 9 में इसके बारे में पढ़े हुईएगा कि जो जितने भी रूट में रहते हैं, जैसे कि रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये सारे अपरिमेय संख्या हैं और इस पर अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने होंगे, ठीक है ना। तो इसमें बच्चों के मन में एक ख्याल क्वेश्चन आता है कि सर रूट 4 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है? तो नहीं, ये रूट 4 अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि रूट 4 बराबर 2 होता है। तो 2 तो आपको रूट के अंदर नहीं है, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 2 बराबर 2/1 हो सकता है। यह एक p/q के रूप में हो सकता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि p/q के रूप में किसी संख्या को लिखते हैं तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर p/q के q में q बराबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू का साइन है। q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अब यूक्लिड विभाजन के द्वारा में जिस सूत्र का प्रयोग किया गया है, अब हम लोग उस सूत्र को देखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में एक फॉर्मूला दिया गया है, एक सूत्र दिया गया है, इन दोनों सूत्रों को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है। तो देखिए किस तरह से, तो यहाँ पर यदि हम इसको भाग करते हैं तो यहाँ पर a बराबर, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर समझा कि a बराबर bq प्लस r होगा, ठीक है ना, ये तो हम लोगों ने समझ लिया, जिसमें 0 के बराबर आपका r हो सकता है, रिमाइंडर 0 आ सकता है, यहाँ पर 0 आ सकता है, या 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है r, और 0 के बराबर भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। और इन दोनों से r से बड़ा हमेशा b रहेगा ना, ये b r से तो बड़ा रहेगा, इससे तो बड़ा हमेशा रहेगा। तो ये भी फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है, 2 फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है ना, एक ये और दूसरा ये, इस फॉर्मूला से। और ये फॉर्मूला आई थी, ठीक है ना, जो यूक्लिड एल्गोरिथम की जो फॉर्मूला है यह आई थी, यह शब्द जो अलजेब्रा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, इनको दिया था जो 9वीं शताब्दी में दिया था फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी, इनके नाम से लिया गया है, ठीक है ना, जिससे हम अलजेब्रा के में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। हिसाब अल जबर
व अल मुकाबला से लिया गया है। ठीक है ना। तो ये इनको किन्होंने दिया था इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो धनात्मक पूर्णांक HCF को परिकलित करने एवं की तकनीक है। आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B का HCF बड़ा पूर्णांक D है और AB दोनों पूर्णतः एक दूसरे को विभाजित होते हैं। ठीक है। तो आगे हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले हैं और यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए हम लोग एक HCF निकालने वाले हैं यूक्लिड विभाजन के नियम का प्रयोग करते हुए। तो चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन के नियम को देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन का जो नियम है यह किस तरह से कार्य करता है। ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है 455, ठीक है ना, और 42 का आपको क्या निकालना है, इसका निकालना है HCF, इसका हमें HCF निकालना है। तो इसका HCF निकालने के लिए हम लोग एक मेथड है, ठीक है ना, हम लोग इस तरह से बनाते हैं पहले भाग विधि के द्वारा। तो उसके बाद जो बुक में लिखा गया है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 1 4 2 यहाँ पर 3 और 0 5, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर एक संख्या ऊपर से आया, भाग नहीं लगेगा, तो हम लोग यहाँ 0 डालेंगे पहले और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है। अब अगली बार क्या करेंगे कि यहाँ पर 35 और यहाँ 42 लिखेंगे और फिर यहाँ पर 1 और 35 यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ 7 आएगा, 7 को फिर यहाँ हम लोग 35 लिखेंगे और यहाँ पर 7 बचे 35 लिख करके इसको कटा देंगे। ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गया। तो इसमें हम लोग को कितने चरण में लिखना पड़ा, एक तो पहला चरण, एक दूसरा चरण और एक तीसरे चरण में ये खत्म हो गया। ठीक है। तो बुक में इसको कैसे बनाए हुए हैं इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग पहला चरण देख रहे हैं, तो 455 जो है, 455 को इसमें क्या किया है, 42 गुने 10 प्लस 35 लिखे हुए हैं, जो कि यहाँ पर समझ में आ रहा है। 455 बराबर 42 गुने 10 प्लस 35, 35 को जोड़ दिया। ठीक है। अब दूसरा जो 42 था, 42 बराबर 35 गुने 1, 35 गुने 1 प्लस 7 लिखा है। ठीक है। ये बातें समझ में चले। और तीसरा 35 था, 35 7 गुने 5, ये 7 और ये 5 को गुना करके 0 इसमें डाल दिए। तो जब यहाँ पर शेषफल R0 आ जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जिस संख्या से हम भाग दिए गए होते हैं यही आपका हो जाता है क्या, HCF। ठीक है। तो बुक में कैसे लिखे हुए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अब यहाँ पर जो 42 और शेषफल 35 को लेकर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है ये, ठीक है ना, ये प्राप्त होता है। अब हम 35 जो प्राप्त हुआ, 35 को और 7 को लेकर के यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, जो भाग विधि है उसका प्रयोग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए कि शेषफल 0 आ गया, ठीक है ना, शेषफल क्या हुआ, 0 आ गया। यहाँ पर शेषफल हम लोगों का जो था ये शेषफल क्या आ गया, शेषफल यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है ना, शेषफल 0 आ गया, तब हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं और इस स्थिति वाला भाजक अर्थात साथ ही क्या हो जाएगा, 455 और 42 का HCF हो जाएगा, यानी कि मौसा हो जाएगा। आप इसकी सत्यता की जांच 455 और 42 के सभी गुणनखंडों को लिखकर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसकी सत्यता की जब जांच करने के लिए कहेगा तो आपको क्या करना होगा, इसके गुणनखंड को लिखना होगा। तो गुणनखंड हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि गुणनखंड किसी संख्या का कैसे निकालना है। तो चलिए 455 का गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि किसी ऐसी संख्या से या इसको भाग देना है जिसका 2 गुणनखंड है, जिसे आप 4 से भाग नहीं कर सकते हैं। एक बार में 2 से, 3 से, 5 से, 7 से भाग कर सकते हैं, या एक बार में 5 के बाद 6 से नहीं भाग कर सकते हैं, पहले 2 3 इस सबसे भाग कीजिएगा। तो ये 2 से तो नहीं कटने वाले हैं, ठीक है ना, इसको 5 से ही भाग करते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा।
5 नवा 45 और 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद 9 और 1 10, ये है ना। सात से भाग करते हैं, 7 एकम 7 और 7 तिरका 21, ये तो कट गया। अब दूसरा इसमें संख्या आया 42। 42 एक तो 455 था, ठीक है ना। एक आपका क्या था, एक आपका 455 था जिसको हमने क्या किया था, गुणनखंड निकाला था। और दूसरा 42 है, 42 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 21 आएगा और यहाँ पर 3 से 7 आएगा। तो इसका यदि हम मौसा निकालें और 455 और 42 का मौसा बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 क्यों, क्योंकि 7 यहाँ भी मिल रहा है और 7 यहाँ भी मिल रहा है। तो हमने ये जो मौसा निकाला है ये गुणनखंड विधि से निकाला है। क्या, गुणनखंड विधि से निकाला है, ठीक है ना। तो इस विधि से हमने क्या किया था, इसकी सत्यता की जांच की थी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जब निकालने हैं तो यूक्लिड विभाजन पद्धति के द्वारा, यानी कि आपको भाग विधि के द्वारा निकालने हैं, इस विधि के द्वारा निकालने हैं, यूक्लिड विभाजन पद्धति के द्वारा निकालने हैं। तो आप लोग इसके द्वारा इसको निकालना सीखिएगा। अब हम लोग जो प्रश्नावली 1 में प्रथम क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 135 और 225। तो इसका हम लोग यूक्लिड विभाजन पद्धति से इसका सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, इसका हम लोग एचसीएफ निकालने का प्रयास करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन पद्धति का हम लोग प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे, ठीक है ना। और इस संख्या को भाग करेंगे, इसमें एक संख्या दिया गया है 225 और 135। तो यहाँ पर हम भाग करते हैं इधर, ठीक है ना। 225 और 135, तो 135 छोटा है तो 135 से हम यहाँ पर इसको भाग करते हैं। तो 135 से भाग करेंगे, एक मरतबे यहाँ पर आएगा और 135 यहाँ पर आएगा। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 0 9 और यहाँ 0 आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 90 को भाग कर देंगे 135 से। 135 से भाग 135 90 से 135 को भाग करेंगे, फिर यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ इसमें से 90 हम घटा लेंगे। 90 जैसे घटेगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। 45 से भी हम लोग भाग कर देते हैं, फिर 90 को और यहाँ पर 2 मरतबे और ये 90 कट जाएगा। कट गया ना, तो कट गया। तो यहाँ पर हमारा मौसा हो गया कितना, 45। अब इसको लिखना कैसे है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको लिखना कैसे है, तो आप इसको चरण में करके लिखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखिएगा एक जो क्वेश्चन नंबर है, 1 नंबर जो क्वेश्चन है 135 और 225, ठीक है। इसको क्या करना था कि इसमें देखना था कि जो 225 है ये बड़ा है किससे, 135 से बड़ा है। आप इसको लिख दिए। तो अब यहाँ पर चरण लिखना है, चरण प्रथम चरण क्या हो जाएंगे, 225 बराबर 135 गुने 1, 135 गुने 1 प्लस कितना, प्लस 90। एक तो चरण 1 में हुआ। अब उसके बाद चरण 2, ठीक। अब 135 का था ना यहाँ, 135 बराबर 90
गुने 1 बराबर कितना, +45। अब उसके बाद चरण 3, 90 बराबर 45 गुने 2 + 0। अब यहाँ पर 0 आ गया, जब 0 चला आता है तो क्या कहते हैं, तब लिखते हैं इसलिए 135 और 225 का HCF बराबर 45 और यही हो जाएगा आंसर। तो बस आपको क्या करने हैं, आपको इतने एग्जाम में लिख करके चले आने हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 196 और 23,220। अगला क्वेश्चन है 196 और 23,220। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 38,220 और 196 का यूक्लिड विभाजन पद्धति के द्वारा मौसा निकालेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग भाग करके, तो इसका भाग विधि से इसका आंसर देख लेते हैं कि कितना आएगा। ठीक है, लिखने में सहूलियत हो जाएगी। 196 से हम लोग भाग कर देंगे कितना, 38220 को। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग 1 से भाग करेंगे, 196 आएगा। ठीक है, और जब हम इसको घटाएंगे तो 1 8 6 6 12 आ जाएगा और ऊपर से 2 उतर जाएगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने होंगे 9 से। 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764 आपका चला आएगा। और जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 98 और ये 0 0 हो जाएंगे और यहाँ भी एक 0 हो जाएगा, जो कि 96 को जब हम 5 से गुना करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ 980 आ जाता है। ठीक है, और जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 0 चला आएगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजन पद्धति द्वारा इसको हम सूत्र में कैसे लिखें। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 38,220 बड़ा है किससे, 196 से। तो हम लोगों को 38,220 को 196 से भाग करना होगा। और यहाँ पर चरण प्रथम में यदि हम चलते हैं, ठीक है ना, तो 38,220 बराबर आपका होता है 196 गुने 195 + 0। तो पहले ही आपका यहाँ पर 0 चला आया, तो यहाँ पर आपका मौसा निकल गया। इसलिए 196 और 38,220 का मौसा या HCF बराबर 196 आपका हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसको तो देखा बनाया अभी हम लोग जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको यूक्लिड विभाजन पद्धति के द्वारा इसका मौसा निकालेंगे। 8,667 और 225 का मौसा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो संख्याएं दिए गए हैं, इसका हम लोग यूक्लिड विभाजन पद्धति द्वारा मौसा निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि दोनों में छोटा संख्या कौन है। 867, ठीक है ना, बड़ा है किससे, 225 से। तो हम लोग क्या करेंगे कि 225 से भाग कर देने वाले हैं 867 को। ठीक है, तो इसको जब भाग करेंगे 225 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, गुना करेंगे, तो यह आपका आ जाता है 765। और जब हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पर 2 0 और 1 आ जाता है। और उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, 225 को भाग कर देंगे 102 से। तो
तो ये आपका 2 मरतबे आएगा और यहाँ 204 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 1 2 और यहाँ 0 आ जाएगा। फिर हम लोग 200 अरे 225 नहीं, यहाँ पर 255 दिया गया है क्वेश्चन में, 255। ठीक है, आप लोग इसको 255 लिख लीजिएगा। तो ये जब 55 होगा तो यहाँ पर 255 ना, और यहाँ पर 51 आंसर 51 चला आएगा। ठीक है ना, इसको सुधार कर लीजिएगा, 51। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 51 को 151 से 102 को विभाजित कर देंगे। ये 2 मरतबे में 102 आएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको यूक्लिड विभाजन पद्धति में इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर चरण पहला। ठीक है, 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102। ये तो पहला चरण हो गया। उसके बाद चरण दूसरा में क्या है, 255 है बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। ठीक है, अब इसके तृतीय चरण में चलेंगे। चरण तीसरा 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 चला आया, तो यहाँ हम लोगों का मौसा कितना हो जाएगा, मौसा 51 हो जाएगा। इसको लिखेंगे, इसलिए 867 867 और 255 का HCF बराबर 51 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसके तीनों प्रश्नों को देखा है कि किस तरह से इसका हम यूक्लिड विभाजन पद्धति द्वारा मौसा निकालेंगे। चलिए अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसको दर्शाना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न आपके सामने है और इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि ए एक धनात्मक संख्या है। कैसा संख्या है, एक धनात्मक, ए एक धनात्मक संख्या है। यह ए एक धनात्मक संख्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग किससे सॉल्व कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, जिसमें ए बराबर 6q + r होगा। ठीक है, जहां r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 या 5 हो सकता है। इसलिए ए के संभव मान यदि हम देखें, ए के संभव मान
ए के संभव मान हम देखें तो क्या देख सकते हैं कि ए बराबर 6 हो सकता है, या ए बराबर 6 + 1 हो सकता है, या ए बराबर 6 + 2 हो सकता है, या ए बराबर 6 + 3 हो सकता है, या ए बराबर 6 + 4 हो सकता है, या ए बराबर 6 + 5 भी हो सकता है। ठीक है ना, ये संभव मान है, ये लगभग इतने हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन लेकिन 6q, ठीक है ना, 6q + 2 तथा 6q + 4 क्या है, ये दोनों 2 से विभाज्य हैं, दोनों 2 से विभाज्य हैं। ठीक है ना, अब ये दोनों क्या हो गए, 2 से विभाज्य हो गए। तो आपको क्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक लिखना है। तो विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो। सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर विषम संख्या का पता लगाना है, तो विषम संख्या ये नहीं होंगी, ये नहीं होगी, ठीक है ना, और ये नहीं होगी, ठीक है ना, साथ में ये 6q भी नहीं होगी। अब ए बराबर आपका ए बराबर 6q नहीं होगा, 6q + 2 नहीं होगा, या 6q + 4 का मान नहीं हो सकता है, हो सकता है। ये मान तो नहीं होगा। तो जब ये मान नहीं होगा तो क्या मान हो जाएगा, अब मान हो जाएगा ए बराबर 6q + 1, या 6q + 3, या 6q + 5 के रूप में ही होगा। आ रहा है समझ में, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो इसका तृतीय क्वेश्चन था इसको देखा। अब हम लोग इसके चौथे क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें किसी परेड की बात कही गई है। परेड में 616 सदस्य वाली सेना आर्मी की टुकड़ी है, जिसमें 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड पीछे मार्च करना है और 2 समूहों के समान वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो यह निकालना है, मतलब यहाँ पर मौसा ही निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन पद्धति द्वारा इसके आंसर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इसको यूक्लिड विभाजन पद्धति द्वारा सही कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको हल लिखते हैं, इसका हल निकालते हैं। ठीक है ना, अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है, अधिकतम स्तंभों की संख्या यहाँ पर 616 है। ठीक है, अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 616 और 32 का HCF निकालना है। किसके द्वारा, HCF विभाजन, HCF यूक्लिड विभाजन ना, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम के अनुसार, यही ना करना, ये हम लोग को निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 616 जो है, 616 ये आपका बड़ा है 32 से। तो हम लोग क्या करेंगे कि 32 से 616 को भाग कर देंगे, तो यहाँ एक मर्तबे आएगा और ये 32, इसको घटाएंगे, घटाने के बाद 29 आएगा, 2 9 और ऊपर से 6 उतरेगा। तो फिर अच्छा, ऊपर से 6 उतरेगा तो फिर हम लोग को भाग करने होंगे ना, तो ये 9 से भाग करेंगे, और 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 2 8 और 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको घटाएंगे, 8 0 0 हो जाएगा, और फिर हम इसको 8 से भाग कर देंगे, किसको, 32 को। ठीक है, तो 8 से जब हम भाग करेंगे, 8 चौका ये हो जाएगा 32, और इसका शेषफल कितना चला आएगा, इसका शेषफल चला आएगा 0। अब यूक्लिड विभाजन पद्धति के द्वारा चरण प्रथम, यही ना, चरण प्रथम में हम लोग क्या लिखेंगे, 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस 8, ये नहीं लिखेंगे। दूसरा चरण द्वितीय चरण में 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0। ठीक है, अब यहाँ पर 0 आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए 616, ठीक है ना, 616 और 32 का HCF बराबर 8। क्या लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या, तब स्तंभों की संख्या बराबर 8, और यही आंसर आपका हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोगों ने तीसरे क्वेश्चन को देखा। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 का रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों का पालन करते हुए तो हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम इस चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। इसका हल यदि हम करते हैं तो लिखेंगे कि माना ए एक क्या कैसी संख्या है, किसी पूर्णांक है, धनात्मक संख्या है ना, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा a बराबर 3q + r या r बराबर 0 1 या 2 हो सकता है। ठीक है ना, ये आपको क्या किया गया है, ये आपके बुक में यहाँ पर संकेत के रूप में संक्षेप में दिए गए हैं। ठीक है ना, यहाँ से लिया गया है। ठीक है, कि 3q + 1 यहाँ पर दिया गया है ना,
ठीक है ना, यह 3 क्यूब प्लस 2 दिया गया है, इस संकेत के रूप में दिया गया है, वहीं से आपका ये लिया गया है। ठीक है, इसलिए a बराबर 3 क्यूब या 3 क्यूब प्लस 1 या 3 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। यदि a बराबर 3 क्यूब हो तब क्या होगा, a स्क्वायर बराबर, तो इधर 3 क्यूब है, इधर हम स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी तो स्क्वायर करने होंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 3×9 क्यूब स्क्वायर। इसको हम चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं, बराबर 3 क्यूब स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि यदि आप इसको m के रूप में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, जहाँ m बराबर 3 क्यूब स्क्वायर आपका यहाँ पर मिला था। ठीक है, अब दूसरा यदि हम देखें कि दूसरे टर्म में देखें, यदि a बराबर 3 क्यूब प्लस 1 रखते हैं तब दोनों पक्ष में स्क्वायर करेंगे, इधर भी। ठीक है ना, तो क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 3 क्यूब प्लस 1, दोनों पक्ष में हम स्क्वायर करेंगे, तो इसको यहाँ ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो जैसे कि a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या कहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो इस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्यू इंटू 1, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अब इसको हम फिर से लिखेंगे तोड़ के, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ 1 को इससे गुना करेंगे, 2 1 जा 2 ये हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6 क्यू यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस ये 1 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 क्यू को हम कॉमन लेते हैं, इसमें से 3 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 3 कॉमन ले ले, 3 दूना 6 हुआ ना, प्लस 2 क्यू बच जाएगा, और प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर Q को यदि हम मान जो इसका लिखे थे 3 क्यू प्लस 1, तो यहाँ पर 3 क्यू प्लस 1 यदि हम निकालते हैं, यहाँ 3 क्यू और प्लस 1 को निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। ठीक है, जहाँ m बराबर कितना, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू था, कितना था, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। ठीक है, तो अब हम लोग इसके तृतीय चरण की तरफ बढ़ेंगे, और इसके तृतीय चरण में, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्यू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्यू स्क्वायर तो पहले से ही है, तो क्यू स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके तृतीय चरण की तरफ बढ़ते हैं। यदि a बराबर ना 3 क्यू प्लस 2 हो तो क्या होगा, तो हम फिर से इस दोनों साइड में इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करके तब देखेंगे। ठीक है ना, तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा कि 3 क्यू का
स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3q यानी 2। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर किए हैं तो ये क्या हो जाएगा, और 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूना 6 और दूना 12q। अब यहाँ पर क्या होगा कि इन सबको यदि कॉमन लेते हैं तो यदि हम इसमें 3 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3q प्लस 4q प्लस 1 और फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, बराबर 3m प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसको हम m मान रहे हैं। ठीक है ना, इसको m मान रहे हैं, फिर यहाँ पर भी m माने थे ना, तो m जहाँ पर m बराबर क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है। ठीक है, जहाँ पर m क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 4q, यहाँ पर स्क्वायर छूटा हुआ तो प्लस 1 है। अब यहाँ पर अतः इसके आंसर के तरफ बढ़ते हैं। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या हो सकता है, इसके तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, यह सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस चैप्टर का अगला। अब हम इसके अंतिम क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, जो कि हम लोगों ने अभी देखा था, उसी का ये दूसरा रूप है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखे हुए हैं कि जो ये क्वेश्चन था, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यहाँ पर घन के बारे में पूछा जा रहा है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आप लिखेंगे कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा a इक्वल टू 3q प्लस r, ये तो सूत्र है ना, और r इक्वल टू 0, 1 और 2 हो सकता है। ठीक है ना, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोगों ने सबसे पहले जो सूत्र दिया गया है यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा, उस सूत्र को हम लोग देख रहे हैं। तो जो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल यहाँ पर 3q है, तो 3q से छोटा हो जाएगा, 3 से छोटा ही होगा ना शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर a इक्वल टू 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 लिख सकते हैं। यदि स्टेप फर्स्ट की तरफ चलते हैं, a इक्वल टू 3q लिखते हैं, तो दोनों तरफ q करेंगे, क्योंकि इसमें घन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर 3q करेंगे उसका पावर, तो इसका 3q करेंगे, 3 3 9 3 का 27, 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है ना। जैसे कि 3q गुने 3q करेंगे, तो इसको 3 बार गुना करेंगे, तो 3 3 9 3 का 27 q के पावर 3, आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 27 q हो जाएगा, तो 27 को 9 3 का 27, इसको हम बांट देंगे, 9 गुने 3q लिख सकते हैं, 3q के फॉर्म में लिखना था, तो यहाँ पर 9 गुने 3q लिखेंगे, जहाँ पर 9m बराबर 9m लिख सकते हैं कि m बराबर 3q, यहाँ पर 3q के पावर q लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगला स्टेप में
ए प्लस बी के होल क्यू का जो फॉर्मूला है ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है और इसी पर हम लोग इसको तोड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3q प्लस 1 लिखे हुए हैं, 3q प्लस 1 को हम क्यू करते हैं तो सबसे पहले ए क्यू को हम लोग 3q लिखे हैं, उसके बाद से बी क्यू लिखे हैं प्लस 3ab, ठीक है ना। 3ab 3 गुने 3qa और b के जगह पर यहाँ 1 और ए प्लस बी को हम लोग ज्यों कहते हुए यहाँ पर लिख दिए हुए, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या किए कि यहाँ पर 27 3 3 9 3 का 27 क्यू लिख दिए, 1 का क्यू कीजिएगा 1 गुने 1 गुने 1 तो 1 ही होगा, 3 3 9, ठीक है ना। 3 3 9 और 3 का 27, ये तीनों को गुना कर लिए 27 क्यू स्क्वायर हो गया और 3 3 9 एकम 9 क्यू यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर 27 क्यू को उतार दिए, 27 क्यू स्क्वायर को हम लोगों ने वैसे लिख दिया 9 क्यू और प्लस इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया, यहाँ पर 9 क्यू यहाँ लिख दिया प्लस इसको यहाँ पर लिख दिया, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं हुआ। अब इसमें हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 3q प्लस 1 लिखते हैं ना, तो 3 को कॉमन ले लिए इन सब में से, तो यहाँ पर 9q हो गया, इसमें से भी ये 3q इसमें से कॉमन हो जाएगा, ये 3q और यहाँ पर q कॉमन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 3 नहीं, यहाँ पर 9 कॉमन लेना चाहिए, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3q बचेगा और यहाँ 3q हो जाएगा और ये भी आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि 9 कॉमन ले लिए हैं तो तभी तो यहाँ पर 9m आएगा और 9m आपका हो गया 9, जहाँ पर यहाँ 9m प्लस 1 और m के जगह पर इतना सारा चीज़, यानी कि 3q के पावर q प्लस 3q स्क्वायर और प्लस 3q यहाँ पर इसका आंसर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर a प्लस बी, अभी इसको a प्लस बी के पावर q के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, इसका पूरा होल क्यू यहाँ पर देखेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने पहले देखा था ये फॉर्मूला, उसी तरह से वही फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है और वही प्रोसेस है, ये बराबर ए क्यू इधर भी क्यू करेंगे इधर भी क्यू करेंगे और यहाँ पर 3q, ठीक है ना। उसके बाद से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ठीक है ना। यहाँ पर 3ab ए का मान रखेंगे, ठीक है, और बी का मान रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद ए प्लस बी का जितना वैल्यू था 3q प्लस 2 यहाँ पर रख करके और इन सबको हम जोड़ेंगे, ठीक है। इन सबको जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 9 इंटू 3q का पावर q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर 8। तो यहाँ पर इन सबको कॉमन ले लेते हैं तो 9 प्लस 9m प्लस 8 लिखते हैं, जहाँ पर m का वैल्यू इतना हो गया है। अतः हम क्या पाते हैं, अतः हम किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ये सिद्ध हो गया और इसका आंसर यहीं पर हो गया। इतना ही, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।